हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है? सब अच्छे से चल रहा है? पहचाने कि नहीं पहचाने मेरे को? अरे मैं नहीं जाने, बहुत से लोग हैं वो जान नहीं रहे मेरे को इस रूप में आने के बाद में। चलो कोई बात नहीं, ये सब बातें होती रहेंगी अपने। ध्यान से देखो, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर की बातें कर लेते हैं आज। लास्ट वाला जो लेक्चर था अपने, वहां तक हमने जो डिस्कस किया था वो था क्वांटम नंबर्स। क्या थे बेटा? क्वांटम नंबर्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि जो एटम है उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं या सबशेल जो हैं, यानी कि कक्षक और उपकोष, उनमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बढ़ते हैं, किस बेस पे बढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखते रहें लेक्चर को। देखो, आपको पहला जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉन भरने का वो दिख रहा होगा, कौन सा है? अफबाउ प्रिंसिपल। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान से सुने। अफबाउ जो वर्ड है इसका मीन क्या होता है, पहले तो ये है। तो एक जर्मन शब्द है, कौन? अफबाउ, जिसका मीन क्या होता है? बिल्डिंग अप, निर्माण करना होता है। क्या होता है बेटा? निर्माण करना। अब मेन बात यह है कि अफबाउ प्रिंसिपल कहता क्या है। तो देखो, अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना। अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि किसी ऑर्बिटल या सबशेल में, यानी कि कक्षक या उपकोष में, इलेक्ट्रॉन जब हम भरेंगे तो वो उनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे। समझ में आई कि नहीं? यानी कि जब किसी ऑर्बिटल, कक्षक या सबशेल, उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो वो उनकी ऊर्जा के, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम के आधार पर भरे जाएंगे। मतलब कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन पहले बार आ जाएगा, ज्यादा एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन उसके बाद में भरा जाएगा। बात समझ में आ गई? अब अगली बात ये होती है कि हमें कैसे पता चले कि कौन से ऑर्बिटल या कौन से सबशेल की एनर्जी कम है और कौन से की ज्यादा है। तो वो सारी बातें हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो आ जाओ फटाफट से, इधर ध्यान से देखते रहें। पॉइंट नंबर फर्स्ट तो क्या है कि जो अफबाउ प्रिंसिपल है, ठीक है, इसके अंदर अफबाउ जो वर्ड है वो कौन सा है? जर्मन। तो जर्मन वर्ड अफबाउ, जर्मन वर्ड अफबाउ मीन्स बिल्डिंग अप। मतलब इसका मतलब क्या होता है बेटा? निर्माण करना। तो अफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? निर्माण करना होता है। अगला पॉइंट क्या कहता है अफबाउ? तो अफबाउ कहता है अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, electrons are field या added, electrons are added, या ब्रैकेट में हम फील्ड भी लिख सकते हैं। electrons are filled to the various orbitals, और ऑर्बिटल्स की बात कर लें या सबशेल, और सबशेल इन increasing order of their energy। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है? जो मैंने पहले कहा था कि किसी ऑर्बिटल या सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनकी एनर्जी के बढ़ते क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे। तो यही बात ये कह रहा है कि डिफरेंट वेरियस, यानी कि अलग अलग प्रकार के ऑर्बिटल या सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, वो इनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे। समझ में आ गई होगी, छोटी सी बात थी। अब मेन बात यह है कि एनर्जी जो है वो हमें कैसे पता चलेगी किसकी एनर्जी कितनी होती है। तो इधर ध्यान से देखो यहां पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये फर्स्ट शेल, ये जो 1 2 3 हम लिखेंगे ये होते हैं शेल। देखो फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है, कौन सा? एस।
फिर इसके बाद में हम बात करें 2 सेकंड शेल, उसमें 2 सब शेल होते हैं, एक एस और एक पी, तो 2s और 2p। फिर अगर हम बात करें थर्ड शेल की, तो तीसरे शेल मतलब तीसरे कोष में 3 उपकोष होते हैं, एस भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी आ जाता है। फिर ऐसे ही फोर्थ शेल में यानी कि चौथे कोष में 4 सब शेल होते हैं, 4s, 4p, 4d, 4f। ऐसे ही फिफ्थ शेल में 5th s, 5th p, 5th d, 5th f। ऐसे ही 6s, 6p, 6d, 6f। और ऐसे ही 7s, 7p, 7d और 7f। तो ये डिफरेंट क्या है, सब शेल है, डिफरेंट शेल में, यानी कि अलग अलग कोष में अलग अलग क्या है, उपकोष। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, तो पहले लोएस्ट एनर्जी में, और 1s जो होता है इसकी एनर्जी लोएस्ट होती है, सबसे कम। फिर इसके बाद में जो एनर्जी होती है वो 2s की ज्यादा होती है, तो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, 2s में। फिर 2s से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, 2s से ज्यादा एनर्जी होती है 2p की। फिर 2p से ज्यादा एनर्जी होती है किसकी, थोड़ा सा सही बना देते हैं इसको, तो ध्यान से देखो, तो ये कौन सा हो गया बेटा, 2s के बाद में ये आ जाएगा कौन सा, 2p। तो देखो, तो 2s के बाद में एनर्जी किसकी होती है, 2p, और 2p से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, 3s की। फिर ध्यान से देखो, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा किसमें, 3p में, यानी कि 3s से ज्यादा एनर्जी 3p की। फिर 4s की। फिर 4s से इलेक्ट्रॉन कहां फिल होगा, 4s से पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा किसमें, 4s के बाद में, सॉरी 3p के बाद में 4s में, और 4s के बाद में इलेक्ट्रॉन होगा 3d में, फिर उसके बाद में 4p में, और उसके बाद में 5s। ये एनर्जी बढ़ रही है, 3d से ज्यादा 4p की, 4p से ज्यादा 5s। फिर इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल होगा किसमें, 4d में, फिर 5p पे, फिर 6s में। फिर हम अगर बात करें तो 6s के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में फिल होगा, पहले 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में। फिर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन कहां फिल होगा, 7s के बाद इलेक्ट्रॉन 5f, फिर 6d और 7p, फिर 6f, 7d, 7p के बाद में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 6f, फिर 7d और फाइनली 7f। तो ये इनकी एनर्जी का क्या है, डायग्राम है, ठीक है। डिफरेंट सब शेल की एनर्जी का क्या है, डायग्राम। 1s से ज्यादा 2s, 2s से 2p, 2p से ज्यादा एनर्जी 3s, 3s से ज्यादा 3p, 4s। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ सब शेल। तो पहला जो पॉइंट है वो यही है, एनर्जी ऑफ सब शेल। तो आप मुझे बताओ सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s, 1s से ज्यादा 2s, दिख रहा है, 2s से ज्यादा 2p, 2p से ज्यादा 3s, 3s से ज्यादा 3p, 3s से ज्यादा 3p, 3p से ज्यादा 4s, 4s से ज्यादा 3d, 3d से ज्यादा 4p, 4p से ज्यादा 5s, और फिर ऐसे आगे इसके अकॉर्डिंग 5s से ज्यादा 4d, फिर उससे ज्यादा 5p, फिर उससे ज्यादा 6s। तो ये एनर्जी का क्या है, सब शेल की जो एनर्जी है उसका ऑर्डर है। तो ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद में हम अगला पॉइंट बात करें, तो जो सब शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, जैसे s में 2, p में 6, d में 10, f में 14। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। तो सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेक कर लेते हैं। आओ, अगर हम एस सब शेल की बात करें तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूं मैं, 2 ही। एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, देखो एस में एक ही डिब्बा होता है, और एक डिब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमने ये डिस्कस किए। फिर इसके बाद में अगर पी सब शेल आ गया तो पी में कितने डिब्बे होते हैं, 3, यानी कि 3 ऑर्बिटल, एक में 2 तो 3 में 6, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 6।
डी के अंदर देखो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डिब्बे होते हैं, बता रखे हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में डिस्कस भी किए। एक ऑर्बिटल में, एक कक्षक में मैक्सिमम 2, तो 10, 5 में कितने टोटल 10। और ऐसे ही ध्यान से देखो एफ जो सब शेल होता है उसके अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल एक कक्षक में 2, तो 7 में 14। ऐसे ही ध्यान से देखो एफ के बाद जी, जी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 9, एफ में 7, जी में 9, एक में एक ऑर्बिटल, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 9 में 18, तो ऐसे ही जी में मैक्सिमम कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखो, देखो ऑफ-बाउ जो प्रिंसिपल है वो मैक्सिमम एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल है, बट कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिन पर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो हम इसे एक्सेप्शन कह सकते हैं, बाकी एक्सेप्शन नहीं है। तो इधर ध्यान से देखो एक्सेप्शन कि इस नियम का अपवाद है कौन सा, लेंथेनम। किसकी बात कर लेते हैं, लेंथेनम की। तो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना है 57। अब इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें प्रोटॉन 57 है और इलेक्ट्रॉन भी 57 है। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं सबसे पहले 1s में, ये रहा एनर्जी का ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होगा, तो पहले 1s, s में कितने 2, तो 1s2, फिर 2s2, फिर 2p, p में मैक्सिमम 6, फिर 3s2, फिर 3p, p में मैक्सिमम 6, फिर 4s2, इसके बाद 3d, d में मैक्सिमम 10, इसके बाद 4p, 3d के बाद में कौन आएगा बेटा 4p, p में मैक्सिमम 6, फिर इसके बाद में 5s, 5s में मैक्सिमम 2। अब 5s के बाद कहाँ जाएगा ध्यान से देखो 4d, 4d में मैक्सिमम 10, फिर 5p, 4d के बाद में किस में आएगा 5p, 5p में मैक्सिमम 6, फिर 6s, s में मैक्सिमम 2, फिर 6s के बाद इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहिए था इसमें 4f में, बट लेंथेनम में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 5d में जाता है 1। 4f में फिल होना चाहिए था पर इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होता है 5d में, तो ये एक्सेप्शन ही होगा। यहाँ अबाउ प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल नहीं हो रहा। क्लियर है, हो गया। देखो 2 to 4 6 10 to 12 6 18 20 30 36 38 48 46 54, देखो 6 48 और 6 54 और 2 56 और 1 7, तो 57 हो गया। तो इसके बाद में जो आगे वाले और हैं उनमें भी ये जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं होता। तो ये अबाउ प्रिंसिपल की कुछ बातें थी, समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, अरे यस कि नो। तो फटाफट से आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट मारे, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो बेटा ये कंप्लीट हो गया है अबाउ प्रिंसिपल। इसके बाद में अगला है वो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इधर ध्यान से देखो, इसको मैं मिटा देता हूं। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसे हिंदी में कहते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। कौन सा नियम, अपवर्जन नियम। देखो ये जो प्रिंसिपल है पाउली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है वो पाउली ने ही बताया था, और 1926 में ये बताया। इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सन याद रखो या ना रखो। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, मेन बात ये है, ये प्रिंसिपल बताता क्या है। तो ध्यान से सुनना, ये जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, पाउली का अपवर्जन नियम है, ये बताता है कि किसी ऑर्बिटल में, यानी कि किसी कक्षक की बात कर लें या सबशेल की बात कर लें, तो किसी ऑर्बिटल या सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, उनके लिए चारों जो क्वांटम नंबर्स हैं n, l, m और s, जो कि लास्ट लेक्चर में देखा था, इन चारों क्वांटम नंबर्स का जो वैल्यू है वो कभी सेम नहीं होगा, यानी कि इनकी वैल्यू कभी सेम हो ही नहीं सकती। हाँ, मैक्सिमम 3 जो क्वांटम नंबर्स हैं, कितने 3, उनके लिए 3 जो क्वांटम नंबर हैं उनकी वैल्यू सेम हो सकती है, बट 4th क्वांटम नंबर कोई सी भी हो सकती है, वो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। कभी भी चारों की वैल्यू सेम नहीं होने वाली, समझ गए। तो ये प्रिंसिपल था किसका, पाउली। तो सेकंड जो रूल है इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल, वो है पाउली एक्सक्लूजन।
प्रिंसिपल। तो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम, बातें सारी मैंने बता दी, बस लिख लेते हैं और समझ भी लेते हैं साथ के साथ। पहला कब दिया था? इन 1926। दूसरी बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू पाउली, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, two electrons in orbital or subshell कोई सा भी सबशेल हो सकता है, कोई से भी ऑर्बिटल्स हो सकता है, कैन नॉट हैव same value, cannot have same value of 4 quantum number, 4 quantum numbers। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखना कि इस नियम के अनुसार, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, किसी ऑर्बिटल की बात हो या किसी सबशेल, किसी कक्षक की बात हो या किसी उपकोष की बात हो, तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, उनके लिए कभी भी चारों क्वांटम संख्याएं, 4 क्वांटम, इनकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती है? सेम नहीं हो सकती। हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो 3 जो क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यू क्या हो सकती है? सेम हो सकती है 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। क्लियर? तो ये तो हो गई बात। अब अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात करें तो यहां पर ध्यान से देखना, इन एन ऑर्बिटल्स 2 इलेक्ट्रॉन, in an orbital 2 electron have same value of n principal quantum number, L azimuthal quantum number, and m magnetic quantum number। ठीक है, m क्वांटम नंबर, बट फोर्थ कौन सी? स्पिन, बट फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर will be different। तो ध्यान से देखो, किसी एक ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए एन, एल और एम की वैल्यू तो क्या होने वाली है? सेम। बट चौथी कौन सी? स्पिन, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? डिफरेंट होने वाली है। ये ध्यान रखना किसी एक ऑर्बिटल में। बाकी सबशेल की या किसी कोई भी ऑर्बिटल हो जाए या कोई सा भी सबशेल हो जाए, उसके अंदर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की, कोई से भी, जो आपकी मर्जी हो, उनके लिए चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होगी। 3 सेम हो सकती हैं, बट कोई सी भी हो सकती है, वो डिफरेंट होने वाली। अब जैसे एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, तो यहां सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। हम किसी सबशेल की बात कर लेते हैं। तो जैसे सबशेल की बात कर ली हमने, पी सबशेल की। किसकी बात कर ली? पी। और वो भी कौन सा? 2p। तो ये हो गया 2px, ये हो गया 2py, और ये बीच वाला हो जाएगा 2pz। तो अपने पास कितने, थोड़े बड़े बना देते हैं इनको, समझने में लिखने में आसानी रहेगी। तो हमारे पास कितने हैं? p हैं, p सबशेल हैं, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 3। और कौन सा है ये? सेकंड शेल में, तो 2px, 2py और 2pz, तीनों के लिए हो गई।
अब इन तीनों में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये रहे, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, दो दो भी फिल कर सकते हो, एक एक भी फिल कर सकते हो। इनके लिए हमें क्वांटम नंबर्स चेक करने हैं। क्या चेक करना है? क्वांटम। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू चेक करते हैं। तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू, मतलब n क्या होती है? प्रिंसिपल, मुख्य क्वांटम संख्या, और वो किसको बताती है? शेल कोष को। तो बताओ ये भी दूसरे कोष का, ये भी दूसरे का, ये भी दूसरे का। तो तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 2 2। l की वैल्यू देखो, p सब शेल के लिए l की वैल्यू फिक्स होती है 1, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1 हो जाएगी, इसके लिए भी 1 हो जाएगी, इसके लिए भी 1 हो जाएगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी? m की। m की वैल्यू -l से +l। -l की वैल्यू कितनी है बताओ? 1। तो -1 से कहां तक होगी? +1 तक। तो बीच में कौन होगा? 0। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू m की वैल्यू -1, इसके लिए 0 और इसके लिए m की वैल्यू +1 हो गई। और s की बात कर लें, स्पिन की, तो देखो सबका स्पिन सेम है, तो अगर हम इसका +½ माने तो इसका भी क्या हो जाएगा बेटा? +½ और इसका भी क्या हो जाएगा बेटा? +½ तो अब यहां पर देखो कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन मैच कर लो, चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, कोई से भी ले लो, इन दोनों को मान लेते हैं। n की वैल्यू सेम है दोनों की, l की वैल्यू भी सेम है, बट m की वैल्यू सेम नहीं है। एक के लिए -1, एक के लिए 0, और s की वैल्यू फिर सेम हो गई। तो 4 में से 3 सेम हो सकती है, और चौथी कोई सी भी हो सकती है, ये 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 डिफरेंट होने वाली। बात समझ में आई? क्लियर है कि नहीं? कोई से भी इलेक्ट्रॉन ले लो, आपकी मर्जी। पहला एग्जाम्पल क्लियर। फिर हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। इस बार मैं क्या करता हूं, डिफरेंट सब शेल कर लेते हैं। देखो एक तो मैंने ले लिया कौन सा? 2s। कौन सा ले लिया? 2s। 2s में इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। और एक मैंने ले लिया फिर 2p फिर से, और 2p के अंदर वही फिर 3, 2px, 2py और 2pz हो गया। चलो इनके लिए हमें क्या निकालने हैं? वही क्वांटम नंबर। तो इधर क्वांटम नंबर चेक करते जाएंगे। बताओ n की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए 2, यहां भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देता हूं, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2। n की वैल्यू तो फिक्स है सबके लिए, देखो 2 2। l की वैल्यू देखो, s सब शेल के लिए l की वैल्यू 0, p सब शेल के लिए 1 1 1, p के लिए 1 होती है। अब इलेक्ट्रॉन चाहे कोई से। m की वैल्यू देखो, m की वैल्यू -l से +l 0 है, तो -0 से +0 मतलब m की वैल्यू s के लिए 0, इसके लिए -1 से +1, और बीच में क्या हुई? 0 हुई। और लास्ट में s की बात करें तो देखो सबका स्पिन सेम है, तो अगर हम इसको +½ माने तो सबकी क्या हो जाएगी? +½ +½ बात समझ में आ गई? अब कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन, चाहे वो s सब शेल का हो, चाहे p का हो, चाहे s और p दोनों का हो। देखो p सब शेल के लिए तो हमने चेक कर लिया, बिल्कुल डिफरेंट होने वाली कोई से तो। अगर मैं एक s ले लूं और एक p ले लूं, कोई सा भी ले लो, देखो एक s का इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक p का ले लिया, n की वैल्यू सेम, बट l की वैल्यू क्या हो गई? चेंज। m की वैल्यू भी क्या हो गई? चेंज। s की वैल्यू फिर सेम, तो चारों समान ही, एक कोई सी भी एक या दो भी हो सकती है, डिफरेंट हो जाएंगी, पर चारों का भी सेम नहीं होंगी। तो l भी अलग हो गया इन दोनों के लिए, m भी अलग हो गया। क्लियर है कि नहीं? अरे बात समझ में आ गई? इन दोनों को ले लो, इनके लिए देखो सर इनके लिए तो हो गया, इनके लिए देखो, तो इसके लिए इसके लिए देखो, n की वैल्यू 2 और इसके लिए भी 2, l की वैल्यू 0 और इसके लिए 1, तो l की चेंज हो गई। m की देखो 0 0, कोई बात नहीं, l तो चेंज हो गया ना। s सेम है, तो 3 सेम है, चौथी फिर से डिफरेंट हो गई, कौन सी? l। बात समझ में आ गई क्या? तो ये एग्जांपल नंबर 2। फिर एक और एग्जांपल मैं थर्ड समझाता हूं, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल का समझाता हूं। जैसे मैंने ले लिया कौन सा? 2s। ये मैंने कौन सा ऑर्बिटल ले लिया? 2s। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हैं? 2। अब इनके लिए क्वांटम नंबर से देखें। इसके लिए क्वांटम नंबर n की वैल्यू देखो, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 2 है और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू क्या है? 2, क्योंकि है तो 2s में। l की वैल्यू s के लिए 0 है, तो इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0। m की वैल्यू क्या होती है? -l से +l, तो -l मतलब -0 से +0 मतलब 0 0। s की वैल्यू देखो, स्पिन, अगर इसको आप +½ मान रहे हो तो ये इसका अपोजिट -½ हो जाएगा। तो ध्यान से देखो ये वाली लाइन, किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं
उनके लिए एन, एल और एम की वैल्यू सेम होने वाली है, बट चौथी स्पिन की वैल्यू अलग होगी। तो ध्यान से देख लो, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन के लिए एन, एल और एम इनकी वैल्यू सेम है, दोनों के लिए देखो 2 2 0 0 0 0, बट स्पिन चौथी वाली वो क्या है, अलग। बात समझ में आ गई? तीनों एग्जाम्पल क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। तो ये हो गया पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ढंग से पढ़ ले भाई, बिल्कुल अच्छे से पढ़ ले, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं। आ गई बात समझ में? डिटेल से बता रहा हूं मैं, ढंग से पढ़े, एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगले रूल पर, अगले प्रिंसिपल पर चलने वाले हैं। चलो बेटा, तो ये अपने कंप्लीट हो गया है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर है? तो अगला जो रूल है वो है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। कौन सा? हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसे हम कहते हैं हुंड की अधिकतम बाहुल्यता नियम। और ये रूल किसने दिया, ये प्रिंसिपल किसने दिया भाई? हुंड ने, नाम से ही पता चल रहा है। तो थर्ड हम कौन सा पढ़ेंगे? हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ेंगे। अब हम इसकी बातें कर लेते हैं। देखो मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुने बेटा, बाद में हम केवल लिखेंगे और समझने वाले हैं। देखो हुंड कहता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे किसी सब शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे किसी भी सब शेल, किसी भी उपकोष के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, उनके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फिल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग है यानी कि जोड़ा, वो तब तक नहीं हो सकता, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक उस सब शेल के सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा गया हो। ठीक है? यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, भरना है पहले, फिर उसके बाद में ही क्या करना है, पेयरिंग करना है, अदरवाइज पेयरिंग नहीं होगी। और साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स आप सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, उनका जो स्पिन है वो भी क्या होना चाहिए, पैरेलल स्पिन होना चाहिए। क्लियर है? तो चलो हम बात कर लेते हैं किसकी, अगला तो लिखा ही नहीं हमने, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। चलो तो कौन सा है, थर्ड है। तो थर्ड नंबर का क्या है, थर्ड नंबर पे ध्यान से देखो, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है? तो यहां पर ध्यान से देखना, तो यहां पर देखो ये क्या कहता है कि द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, pairing of electrons in the orbitals of a particular subshell कौन कौन से हो सकते हैं, देखो पी, एस तो एक ही ऑर्बिटल होता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन भरेगा फिर दूसरा भर जाएगा, पी हो सकता है, डी एंड क्या हो सकते हैं, एफ। ठीक है? तो यहां पर देखो ऑर्बिटल ऑफ पर्टिकुलर सबशेल डी एंड पी, डी और एफ। ठीक है? तो द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स of a particular subshell does not take place until all the
orbitals until all the orbitals are singly until all the orbitals are singly filled with the parallel spin. क्लियर है यहां पर? तो यहां पर ध्यान से देखो सारी बात कि द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी ऑर्बिटल्स, यानी कि ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग है किसी पर्टिकुलर सबशेल के, कौन कौन से पी, डी और एफ, डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ऑल दी ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड। तब तक पेयरिंग नहीं हो सकती जब तक सभी ऑर्बिटल्स हैं वो सिंगली फील्ड नहीं हो जाते विद द पैरेलल स्पिन। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो उस सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा गया उनमें तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी, और अगर उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगली देखो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, फिल हो गया है, तो ही उसके बाद में क्या होगी, पेयरिंग होगी, अदरवाइज पेयरिंग नहीं होगी। तो मैंने पहले कहा था कि किसी सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि किसी उपकोष के जो कक्षक हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, वो भी समान पैरेलल स्पिन, समान चक्रण के साथ नहीं भरा जाए, तब तक पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। पहले आप क्या करोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, भरोगे। जितने भी ऑर्बिटल्स हैं किसी सबशेल के, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, भरना है समान चक्रण के साथ। जब एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए और फिर भी इलेक्ट्रॉन बचे तो उसके बाद में ही क्या होने वाली है, पेयरिंग, अदरवाइज पेयरिंग नहीं होगी। क्लियर? तो ये इसका मतलब समझा दिया मैंने। क्लियर है कि नहीं है यहां तक बात? अब देखो इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। इसके क्या समझ लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं कहूं कि हमारे नाइट्रोजन का क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, 2 और 2 4 और 3 7 हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे फिल कर सकते हैं? तो ऑर्बिटल ध्यान से देखो, इधर p में कितने ऑर्बिटल है, 3, s में 1। तो देखो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सही कौन सा होगा, तो इधर ध्यान से देखना, s में 2 है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ फिल करेंगे, तो ये हो गए। फिर ये हो गया कौन सा, 1s, ये कौन सा हो गया, 2s। 2s में कितने हैं, 2, तो पहले सिंगल भरेंगे, फिर आप क्या फिल करोगे, सेकंड पेयरिंग करोगे, अपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग करेंगे। फिर ये रह गया कौन सा, 2p3, और 2p3 के अंदर ध्यान से देखो ये हो गया कौन सा, 2p, p में कितने हैं, 3, तो पहले क्या करेंगे हम, सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। क्लियर है? और वो भी पैरेलल स्पिन, समांतर, समान या सेम स्पिन के साथ लिख सकते हैं ऐसे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बट अगर मैं इसी नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिख देता, ध्यान से देखो कैसे, 1s2, तो ये हो गया कौन सा, 2, अपोजिट स्पिन 1s, ये भी कौन सा हो गया, 2s, 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन। बट अगर मैं इसको ऐसे फिल कर देता, भाई देखो p में 3 फिल करना है, 1 2, और पेयरिंग कर देता मैं, यहाँ पे जोड़ा बना देता, पेयर का मतलब जोड़ा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल सही नहीं। क्लियर है? तो ये सही नहीं है, पहले पेयरिंग हो ही नहीं सकती। पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
सिंगल फिल करने होंगे सभी ऑर्बिटल्स किसी पर्टिकुलर सबशेल के। तो पी के 3 ऑर्बिटल हैं, इन तीनों को पहले सिंगली फील्ड करो, और वो भी पैरेलल स्पिन, समान स्पिन के साथ, उसके बाद ही पेयरिंग कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं नाइट्रोजन 7 का, ये गलत हो गया, ऐसे भी लिख सकता था, देखो 1s, ये 2s, और अगर मेरे को 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने होते तो देखो सिंगल तो मैंने किया है, बट मैं स्पिन क्या कर देता, चेंज। ये हो तो गए सिंगली फिल्ड, बट पैरेलल स्पिन नहीं था, इसका स्पिन अलग हो गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो गया, रॉन्ग। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं? तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है, बात समझ में आ गई? चलो, तो ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया क्या कि कैसे फिल करना है। पेयरिंग पहले नहीं कर सकते, पहले एक एक भरो, एक एक भर भी गया, पर अगर अपोजिट स्पिन है तो भी सही नहीं है, एक एक भरो, पैरेलल स्पिन करो, तभी ये क्या हो जाएगा, सही होगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब यहां पर पॉइंट नंबर 2 देखो, ये वाला काम का पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना। देखो वो सबशेल या वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वो ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा जिसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो वैल्यू है वो हाई होगा। तो ध्यान से देखना, these subshell और ऑर्बिटल की तो खैर बात ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे हम। these subshell और इलेक्ट्रॉनिक configuration is more stable, which have high spin multiplicity, यानी कि वो सबशेल या वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होने वाला है, ज्यादा स्थायी होने वाला है, जिसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या हो, हाई हो। ठीक है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं लास्ट वाले लेक्चर में, फिर भी यहां बता देता हूं मैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये क्या होती है, 2s, इसका मोड लेना है, यानी कि साइन से मतलब नहीं है, 2s + 1, ये क्या होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। अब यहां मेन बात है कि ये जो s है, ये s होती क्या है, ये होती है टोटल स्पिन। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं s = क्या होता है, टोटल स्पिन। और टोटल स्पिन कैलकुलेट करना मैंने बताया था, अरे बोलो हाँ कि ना। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल भी क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम कितना होता है, 24, एक तो होता है ऑर्गन 3d4 4s2, और एक क्रोमियम जो होता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एक्चुअल, वो क्या होता है, 3d5 4s1। तो अब इनमें स्टेबल कौन सा है, तो ये स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो s है टोटल स्पिन, वो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, d में कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, और s में कितने हैं, एक ऑर्बिटल, d में 4 हैं, तो पहले सिंगल 1 2 3 4, और s में कितने हैं, 5। तो बताओ टोटल स्पिन कितना आया, n × हाफ। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो 4 × हाफ, तो s की वैल्यू कितनी आई, 2। ये इसका राइट होगा, कैसे, ध्यान से देखो, टोटल स्पिन निकालते हैं आओ, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया, s, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां से अगर मैं s निकालूं तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 × हाफ कितना आ गया, 3। तो अब यहां पर
स्पिन मल्टीप्लिसिटी में पुट करो, एस की वैल्यू देखो इसके लिए कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 4 + 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई 5, तो इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी बेटा 5, जबकि इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखो 3, तो एस की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 2 6, 6 + 1 7, तो बताओ इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5, इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 7, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई 7, तो जिसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी हाई, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी हाई होगी, यानी कि ये मोर स्टेबल है इसके कंपैरेटिवली। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी से भी हम स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा अपना थर्ड, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके बाद में लास्ट जो रूल है वो है n+l रूल, वो हम और डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो देखो बेटा ये हो गया अपना थर्ड, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। फिर इसके बाद में लास्ट अपन कौन सा पढ़ते हैं, n+l रूल। क्या पढ़ते हैं भाई, n+l। अब देखो मैं इसकी बातें आपको बता देता हूं, आप ध्यान से सुनते जाएं, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं, मिटा भी देता हूं। n+l जो रूल है वो ये कहता है कि किसी सबशेल के लिए, किसके लिए भाई, किसी सबशेल के लिए n+l की वैल्यू अगर मिनिमम है तो वो पहले फिल हो, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, और जिस सबशेल के लिए n+l की वैल्यू क्या है ज्यादा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होंगे, यानी कि बाद में भरे जाएंगे। क्लियर? अब यहां से एक और चीज है, इलेक्ट्रॉन पहले कौन से सबशेल या ऑर्बिटल में फिल होता है, जिसकी एनर्जी लो होती है। यानी कि यूं भी कह सकता हूं कि n+l की वैल्यू अगर कम है तो उसकी एनर्जी लो है, और लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, यानी कि एनर्जी n+l की वैल्यू के क्या होने वाली है, प्रोपोर्शनल। सही है? अब यहां पर दूसरी बात ये होती है कि सपोज दैट कोई दो ऐसे सबशेल है या ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, जिनके लिए n+l की वैल्यू सेम आ गई। क्या आ गई, सेम। तो फिर अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू के बेस पे फिल होंगे, जिसके लिए n की वैल्यू, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू लो होगी, लोएस्ट होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, और जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें बाद में फिल होगा। तो फोर्थ नंबर का रूल है वो कौन सा है बेटा, n+l रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है, तो सुनो, अकॉर्डिंग टू, बता तो दिया वैसे सारी बातें, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, the subshell, according to this rule, the subshell with lowest value of n+l, the subshell with lowest value of n+l is filled up first। ध्यान से देखो, ये नियम क्या कहता है कि जिस सबशेल के लिए n+l की वैल्यू लोएस्ट होगी, मिनिमम होगी, वो पहले भरा जाएगा, फील्ड ऑफ फर्स्ट मतलब पहले भरा जाएगा। समझ में आ गई? अब आगे ध्यान से देखो, अगर मान लो मैंने कहा था कि जब 2 या 2 से ज्यादा के लिए n+l की वैल्यू क्या हो जाए, सेम, तो उसमें क्या करना है, तो यहां दूसरा पॉइंट, when 2 or more subshell, when 2 or more subshell have same value of n+l,
same value of n plus L, the subshell, then the subshell with lowest value of n, then the subshell lowest value of n filled up first। चलो, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी n प्लस एल रूल ज्यादा कुछ कहेगा नहीं। पहला तो कि इस रूल के अकॉर्डिंग वो सब शेल पहले भरा जाएगा जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी, लोएस्ट, यानी कि कम होगी, वो पहले भरा जाएगा, और जिसके लिए ज्यादा होगी वो बाद में भरा जाएगा। और अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि अगर दो या दो से ज्यादा सब शेल के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या आ गई, सेम, तो फिर वो सब शेल पहले फिल होगा जिसके लिए n की वैल्यू लोएस्ट होगी, मिनिमम होगी, और जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी वो बाद में फिल होगा। बात समझ में आ गई? तो अभी यहां से एक और चीज हम क्लियर कर सकते हैं कि जो पहले फिल होता है उसकी एनर्जी, देखो इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होते हैं, तो जिसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो उसकी एनर्जी भी लो होगी, और जिसमें बाद में फिल होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां से हम बात कर लेते हैं एनर्जी ऑफ सबशेल। एनर्जी ऑफ सबशेल ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, n प्लस एल की वैल्यू के, क्योंकि ध्यान से देखो जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम उसकी एनर्जी भी कम, एनर्जी कम तो इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होगा। और यहां पर ध्यान से देखो अगर n प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाए, सेम, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी है वो किससे डिसाइड करेंगे, n की वैल्यू से। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इफ द n प्लस एल, if the n plus l value is same for two or more subshell then, तब तो अगर मान लो n प्लस एल की वैल्यू दो या दो से ज्यादा सब सेल के लिए सेम हो गई, तब हम क्या करेंगे, देन, तो ध्यान से सुनना, एनर्जी ऑफ सबशेल ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी किसके, n के। यहां तक बात क्लियर है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी किसके बेटा, n के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होने वाली है। क्लियर? तो ये दो तीन बातें हैं वो ध्यान रखनी है। अब इसके एग्जाम्पल के लिए कर लेते हैं, आओ जाओ जल्दी से खत्म करते हैं इसको। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मान लो आपको डिफरेंट सबशेल दे रखे हैं, जैसे एक दे रखा है 2s, एक दे रखा है 3s, एक दे रखा है 4p, ठीक है, या यूं कह सकते हैं 3p, एक दे रखा है 3p और एक दे रखा है आपको 3d। और आपसे पूछा गया है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जाएंगे वो किस ऑर्डर में फिल किए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें n प्लस एल की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो n की वैल्यू क्या है, देखो शेल का नंबर 2 3 3 3। फिर हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, l की। s के लिए l की वैल्यू 0, s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2। क्लियर है कि नहीं है? s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। अब यहां हमें फाइंड करना है किसको, n प्लस एल को। तो n प्लस एल कितना हो जाएगा, इसका 2, इसका 3, इसका 3 + 1 4 और इसका 3 + 2 5। तो n प्लस एल ये हो गया। तो यहां से अगर मैं एनर्जी निकालूं, क्या निकालूं, एनर्जी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, तो जिसके लिए n प्लस एल, देखो n प्लस एल के प्रोपोर्शनल, तो जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। तो देखो 2s की एनर्जी कम, इससे ज्यादा 3s की, फिर इससे ज्यादा 3p की,
फिर इससे ज़्यादा 3D की। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन फीलिंग की बात करूं, किसकी बात करूं? इलेक्ट्रॉन फीलिंग। तो इलेक्ट्रॉन फीलिंग कैसे होगा? तो देखो, जिसके लिए n+l की वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। तो n+l की वैल्यू सब पहले किस में है? कम किसकी है? 2s की। फिर 2s के बाद में इलेक्ट्रॉन 3s, 3s के बाद 3p, और 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन 3d में फिल होगा। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऐसे होगा, पहले 2s में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 3d में। एग्जाम्पल क्लियर है एक? ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल भी क्लियर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से देखो। जैसे ये एक तो आपको दे दिया 2s, एक आपको दे दिया 2p, एक आपको दे दिया 3s, एक आपको दे दिया 3p, और एक आपको दे दिया क्या? 3d। और फिर कहा कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करो, किस ऑर्डर में फिल होंगे। तो n+l रूल लगाते हैं। तो फर्स्ट हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 2 2 3 3 3। l की वैल्यू देखो, s के लिए 0, p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1, और d के लिए 2। फिर हमें क्या करना है? n+l लगाना है। n+l क्या हो जाएगा इसके लिए? 2 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3d के 3 + 2 5। अब यहां पर ध्यान से देखो, n+l की वैल्यू इन दो के लिए क्या आ गई? सेम। यस कि नो? तो फिर ध्यान से देखो, n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो फिर हम किससे डिसाइड करते हैं एनर्जी? n से। तो पहले हम इनकी क्या करते हैं? एनर्जी। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जिसके लिए n+l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी भी कम, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 2s की। फिर अब देखो, n+l की वैल्यू सेम हो गई, तो एनर्जी किससे डिसाइड करना है? n से। जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? कम, उसकी एनर्जी क्या होगी? कम। जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा, उसके लिए एनर्जी ज्यादा। तो n की वैल्यू ध्यान से देखो, इसके लिए 2p के लिए कितनी है? 2। तो फिर एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? 2s से ज्यादा 2p की। फिर 2p से ज्यादा n की वैल्यू देखो 3 है s के लिए, तो 3s की। फिर n+l किसका है? इसका ज्यादा है, तो फिर 3s के बाद 3p, और n+l 5 है तो 3d। तो ये हो गया एनर्जी का ऑर्डर। और इलेक्ट्रॉन फीलिंग कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन फीलिंग एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले लो तो 2s, फिर 2p, फिर इसके बाद में 3s में, फिर 3p में, फिर लास्ट में 3d में इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो ये दो एग्जांपल यहाँ क्या हो गए हैं? क्लियर हो गए। n+l की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग भी, और अगर n+l की सेम हो जाए तो n के अकॉर्डिंग भी हो गई। क्लियर है कि नहीं? क्लियर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसके कुछ और पॉइंट है एक दो, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। चलो बच्चों, ले लो फटाफट, ले लो। ले लिया क्या? चलो हम आगे बढ़ लेते हैं। चलो अब एक लास्ट पॉइंट और है। क्या है कि ध्यान से देखो, अगर आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है कोई, क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, या यूं कह सकते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो उनकी जो एनर्जी है, क्या है? एनर्जी है किसकी? सब शेल की। वो किस पर डिपेंड करती है? ओनली n की वैल्यू पर। किस पर डिपेंड करती है? n की वैल्यू पर। वहां n+l रूल नहीं लगाते। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, किनके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एनर्जी जो है सब शेल की, वो केवल किस पर डिपेंड करती है भाई? बताओ। ओनली n की वैल्यू, यानी n बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू पर डिपेंड करती है। बाकी और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगी। n+l की वैल्यू से उसे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। क्या कि द एनर्जी ऑफ सबशेल, द एनर्जी ऑफ सबशेल, द एनर्जी ऑफ सबशेल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन
सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स depends only the value of n। तो ये ओनली किसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगी? n की। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या? एनर्जी ऑफ सबशेल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n। बट ये कहां लगेगा? ओनली हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पर। क्लियर है? तो अगर मैं बात कर लूं 4 हाइड्रोजन एटम, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। 4 हाइड्रोजन एटम, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं और इसके लिए देखो 2s 2p 3s 3p और 3d, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी की बात कर लें। किसकी बात कर लें? एनर्जी की। तो ध्यान से देखो, इनके लिए n की वैल्यू क्या है? पहली बात तो 2 2 3 3 3। अब हाइड्रोजन लाइक एटम है, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो एनर्जी किससे चेंज होगी? n से। तो अगर मैं यहां एनर्जी की बात करूं, एनर्जी, तो यहां एनर्जी ध्यान से देखो एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? n। तो इसका n और इसका n, दोनों का n क्या है? सेम। तो दोनों की एनर्जी भी क्या होने वाली है? सेम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए 2s और 2p, इनकी एनर्जी क्या होने वाली है? इक्वल। फिर ध्यान से देखो n की वैल्यू यहां कितनी है? 3। तो एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि n की प्रोपोर्शनल है। तो 2 से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? जिसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 3, यानी कि शेल जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा। तो अब 2s और 2p की इक्वल हो गई, फिर 3s की इन दोनों से ज्यादा है, बट 3s और 3p इनकी बराबर हो जाएगी, और 3d इसकी भी क्या हो जाएगी? बराबर। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू तीनों के लिए क्या है? सेम है। कितनी? 3 3 3। और एनर्जी सब शेल की n पर डिपेंड करती है। क्लियर है कि नहीं है? तो 2s और 2p इक्वल, फिर इससे ज्यादा 3s 3p और 3d की, बट 3s 3p 3d ये इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो ये वाला क्वेश्चन कई बार आता है हाइड्रोजन एटम लिख के या हाइड्रोजन लाइक एटम लिख के, और हम n+l निकालने बैठ जाते हैं और वहीं हम क्या कर देते हैं? मात खा लेते हैं। तो ये थे बेटा इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स। तो इन रूल्स को आपको ढंग से पढ़ना है, याद रखना है। इन सब से आप इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं किसी एटम के ऑर्बिटल या सबशेल में। क्लियर है? तो ये वाला लेक्चर आज यहीं तक रखते हैं। ध्यान से देखो, एग्जाम्स बेटा कंप्लीट हो चुकी हैं। अब फिर से आपको अपनी स्टडी पर क्या करना है? फोकस।